हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गोल नवाशना चैनल। अब इस वीडियो में हम लोग भूगोल की क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में पढ़ेंगे। शायद आप लोगों को याद हो, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पृथ्वी के घटकों, तीनों घटकों स्थल मंडल, जीव मंडल, वायुमंडल के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा, चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह लगभग सभी जगह एक समान नहीं है। इस बात को हम लोग पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल मंडल दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। मतलब कि जिस पर अभी हम खड़े हुए हैं ना, हमें शांत लग रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें थोड़ी थोड़ी गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे की तरफ धंस जाती है। फिगर में देखिए, पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई गई हैं, पहाड़ी को दिखाया गया है, मैदानी इलाके, सहायक नदियाँ, झील को दर्शाया गया है, प्रायद्वीप, वितरिका, डेल्टा, नदी मुहाना, समुद्र। दूसरी या ब्रह प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। याद रखिए, पृथ्वी की सतह के टूटने पर या घिस जाने को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। क्या हो जाती है? सतह नीची हो जाती है। तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, पृथ्वी की सतह के टूट कर गिर जाने से या घिस जाने से अपर्दन कहलाता है, और निक्षेपण क्रिया क्या है कि इस प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण हो जाता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आकार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पर्वत के बारे में। पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। इस तरीके के पर्वत होते हैं ना। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। शिखर ये है और आधार ये है। आधार चौड़ा है, शिखर छोटा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। इस बात को भी हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं ना। अगर आप लोग एकदम से क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर 6 पर आ गए हैं तो आप लोगों को कुछ बातें समझने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मेरे चैनल पर क्लिक करके पिछली वीडियो को भी देखें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो समझ में आए, एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं तथा जिन्हें आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। यहाँ पर धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत की एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखला के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रम एशिया, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका के पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। कोई छोटे भी होते हैं, कोई काफ़ी ऊंचे भी होते हैं। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बलित पर्वत, भ्रमशोस्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत बलित पर्वत होते हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा सतह शंक्वाकार होता है। कैसा? इस तरीके का सतह शंक्वाकार होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। बलित पर्वत समझ गए हैं ना, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार आकार का होता है। इसके बाद जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर के रूप में विस्थापित हो जाता है, जिसे क्या कहता है? भ्रमशोस्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड का उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। याद रखिएगा, ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे दबे हुए धसे हुए खंडों को क्या कहते हैं? द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा बॉस्चेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए हुए विभिन्न मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए।
आप लोगों के पास एटलस होगा ना, उसमें आप अपनी इनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृति के कुछ और उदाहरण पता करिए। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं ज्वालामुखी पर्वत की तरफ। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरीके के पर्वत के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं, मतलब इकट्ठा करने वाले होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। जलाशयों में के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। ये पर्वत की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों में प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय के स्थित कुछ ऐसे नामों को बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं? पैराग्लाइडिंग तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही की जाती होगी ना। देखिए इसमें एक सक्रिय ज्वालामुखी दिखाया गया है, एक शांत ज्वालामुखी का चित्र दिखाया गया है। इसमें लिखा हुआ है ज्वालामुखी पर्वत और एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसके नीचे लिखा हुआ है अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण। चूंकि हम लोग पर्वत के बारे में जान चुके हैं, आप बढ़ते हैं पठार की तरफ। पठार को जानते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। कैसी होती है? उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों में लगभग उठा हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। मेज के समान सपाट होता है। हालांकि ये उठा हुआ तो होता है, लेकिन इसका ऊपरी भाग कैसा होता है? मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकती है। कुछ 100 मीटर से कई हजार मीटर तक हो सकती है। मतलब इनके आकार छोटे, कुछ कम ऊंचाई वाले भी हो सकते हैं, कई बहुत ऊंचाई वाले भी हो सकते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा तथा पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। आमतौर पर सभी जानते हैं कि तिब्बत का पठार, इसे सभी लोग जानते हैं ना, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं। पठार हमारे लिए कैसे होते हैं? बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार लोहा, कोयला, मैगजीन के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं। जलप्रपात मतलब झरना। पहाड़ों से ऊपर जमीन पे पानी नहीं गिरता है ना, उसे बोलते हैं झरना, उसी को बोलते हैं जलप्रपात। क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित होंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोंग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ एवं खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। अगर आप समझते चले जाते हैं तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। फिर आता है मैदानी भाग। मैदान भाग समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्र तल से 200 मीटर की से अधिक ऊंचाई पर नहीं होते। मैदान के बारे में पढ़ते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। हालांकि इन नदियों के कारण ही तो यह भूमि उपजाऊ होती है ना, हमने पढ़ा है ना। इसी कारण से उपजाऊ भूमि होने के कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता है। चलिए किताब पे पढ़ते हैं। नदियाँ पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं, जिसके साथ ढोए हुए पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट और बेग घाटियाँ में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। निक्षेपों मतलब हमने भी पढ़ा था ना, निक्षेपण की प्रक्रिया पढ़ा था ना, ये वही है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान है।
इसलिए यह मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाया हुआ कुछ बड़े मैदान एशिया एवं उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है ना। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकान बनाने और खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। कैसी होती है? खेती के लिए समतल भूमि मिल जाती है और मकान भी बन सकते हैं। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। मतलब इसे पढ़ना तो हमारे लिए बहुत सामान्य सी बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं जिसे याद रखा जाए, क्योंकि सामान्यतः हमें कुछ बातें अपने आप ही याद रह जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि उन्हें कृषि के लिए उपजाऊ भूमि नहीं मिलती है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदान में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। हर जगह की संस्कृति अलग अलग है ना। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार मतलब सक्रिय ज्वालामुखी जब सक्रिय हो जाते हैं ना, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। कैसे? हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हमें अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण कर लेना, गलत है ना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के लिए इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे लिए ही उपयोगी नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। एक तरफ बॉक्स में लिखा हुआ है स्वच्छ भारत अभियान। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण एवं विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकता है। प्राथमिक मतलब पहली आवश्यकता है। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसे स्वच्छ भारत मिशन कहा गया है। अब एक बात को ध्यान रखिए, हमें केवल उन्हीं बातों को याद में रखने की कोशिश करनी है जो परीक्षा में पूछी जा सकते हैं। हर एक चीज़ को हमें याद करना मतलब कि समय की बर्बादी करना है। इसीलिए जब कोई महत्वपूर्ण तथ्य आ जाता है तो मैं उसे धीरे धीरे बताने की कोशिश करता हूँ, और जब कोई ऐसा तथ्य जो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता उसे मैं जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इस कारण से आप लोगों को ऐसा ना लगे कि बहुत जल्दी कर देते हैं, कहीं कहीं बहुत रुक जाते हैं। इस कारण से मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आराम से, और जो ऐसे तथ्य जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है उन्हें हम एक बार में ही समझने का प्रयास करें, ताकि वक्त की बर्बादी कम हो, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा सिलेबस है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।